नहीं तो सिंपल सी बात है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, मतलब इनको इस तरीके से पढ़ना, इस तरीके से लिखना, ताकि आगे आपके जूनियर्स आए तो आप उनको भी पढ़ा सको। तो यही चलते हैं अगले सवाल पे क्या करा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मैनेजर। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम वही जो आपका पार्ट बच रहा था डीएसएसबी का जो पेपर हुआ था ओटी असिस्टेंट का 20 जुलाई 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में 8:30 से 10:30 बजे के बीच में, तो उसके कुछ क्वेश्चंस बच गए थे जो मैंने कहा था कि उसके पार्ट 4 में हम लेकर के आएंगे। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उसके 63 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे दोस्तों, आज हम 64 क्वेश्चन से चलेंगे। इसमें क्या है कि 20-20 क्वेश्चंस का पैराग्राफ बना के दिया हुआ है, इसलिए आप ये कंफ्यूज ना हो कि तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन टोटल अगर आप टोटल नंबर से चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 64 है। और अगर आपको बाकी के क्वेश्चन भी देखने तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, पहले पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बोन इन द सर्वाइकल रीजन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बोन्स इन द सर्वाइकल रीजन। मैंने डायरेक्टली सोचा कि आपको पीडीएफ भी पता लग जाएगा, ये इस तरीके से आया था पीडीएफ भी, तो मैंने सोचा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको सारे के सारे सवाल भी, ताकि आप नोट्स बना सकें प्रॉपर तरीके से। अगर आपने पहली वीडियोज के नोट्स नहीं बनाए तो वो जरूर बना लें और इसमें से बना लें। तो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, 1 पे दिया है 3, 2 पे दिया है 6, 3 पे दिया है 7 और 4 पे दिया है 12। तो बात कर रहे हैं सर्वाइकल रीजन की, जो नंबर ऑफ बोन रहती हैं सर्वाइकल में। तो सर्वाइकल में बोन रहती है 7। ये तो आप आंसर भी आप साथ के साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं डायरेक्टली वहीं से ही दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर हम बाकी इसके बारे में बात करें तो सर्वाइकल बोन्स कहाँ पे रहती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं, वर्टेब्रा के अंदर की बात हो रही है। अगर वर्टेब्रा में टोटल बोन्स की बात की जाए तो दोस्तों 33 बोन्स रहती हैं, और 33 बोन्स की अगर पर्टिकुलर बोन्स की बात की जाए तो 12 रहती हैं थोरासिस और 7 रहती हैं सर्वाइकल, जो कि ये सर्वाइकल है, सर्वाइकल से रिलेटेड सवाल था। अगर ये थोरासिक होता तो आपके ऑप्शन यहाँ पे 12 भी दिखता। और 5 होती हैं आपको 5 होती हैं लंबर, और 5 होती हैं सैक्रल, और 4 होती हैं कोकेक्स। तो इस तरीके से टोटल मिला के होती हैं 33। ठीक है, क्लियर होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑपरेशन इज मोस्टली डन फॉर फ्रैक्चर ऑफ, डैश करके दे दिया है, यानी ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन ऑपरेशन इज मोस्टली डन फॉर फ्रैक्चर ऑफ द। तो ओपन, इसको पता क्या बोलते हैं, जैसे कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाओगे तो वहाँ पे ओटी लिस्ट अगर देखते हैं तो वहाँ पे इसको, ये तो इसकी फुल फॉर्म होगी, लेकिन नॉर्मली लिखा जाता है ORIF, यानी ORIF, ORIF करके लिखा जाता है। और इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं अपर एंड लोअर लिम्ब बोन्स, सेकंड है सर्वाइकल बोन, थर्ड है स्कल, 4 है रिब्स। तो इसका जो राइट आंसर है आप देख ही रहे हैं, अपर एंड लोअर लिम्ब बोन। तो ये इसका राइट आंसर है, जो कि डीएसएसबी ने राइट किया हुआ है। तो ठीक है, ये जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है उससे रिलेटेड है ये सवाल। और इफ सर्जरी का नाम होता है तो उसमें क्या होता है, मोस्टली डन जो फ्रैक्चर किया जाता है वो किया जाता है अपर एंड लोअर लिम्ब बोन का। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, थोराकोटमी सर्जरी इज यूज्ड टू विजुअलाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एक्सेप्ट। मतलब इनमें से जो थोराकोटमी जो सर्जरी होती है वो विजुअलाइज करती है सिर्फ एक को छोड़कर। इन ऑप्शंस में सिर्फ एक नहीं है जिसको वो नहीं करती है, तो वो बताना है आपने। तो ऑप्शन द लंग्स, द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन, या फिर द हार्ट, या फिर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन। तो जो एक्सेप्ट पूछा तो वही है इसका, द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट को थोराकोटमी सर्जरी में नहीं विजुलाइज करते हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से भी यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ हर्निया। कॉमन टाइप ऑफ हर्निया की बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ हर्निया, जो कॉमन टाइप होते हैं हर्निया के उसकी बात कर रहा है, तो वो कौन सा होता है। ऑप्शन है इंसिजन हर्निया, ऑप्शन सेकंड है इंग्वाइनल हर्निया, ऑप्शन थर्ड है अम्बिलिकल हर्निया, ऑप्शन 4 है हाइटस हर्निया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन तो सामने दिख रहा है, राइट भी दिख रहा है, तो सर इसके जो ऑप्शन है इनको क्यों बता रहे हैं। बताना जरूरी है, आप, मुझे पता है कि आपके सामने आंसर दिख रहा है, लेकिन इन सभी बाकी ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर ये सही है तो बाकी के क्यों सही नहीं है। तो अगर जो कॉमन टाइप ऑफ हर्निया की बात करें, जो नॉर्मली कॉमन देखा जाता है पेशेंटों में, तो वो देखा जाता है इंग्वाइनल हर्निया, जो कि राइट है। लेकिन इंग्वाइनल हर्निया होता कहाँ पे, अम्बिलिकल से नीचे की तरफ होता है, जो इंग्वाइनल एरिया होता है वहाँ पे हर्निया होता है। और इंसिजन हर्निया की बात की जाए फर्स्ट पे है, वो रहता है आपका, अगर कोई पहले सर्जरी हुई है वहाँ पे जो इंसिजन दिया गया है वहाँ पे कोई हर्निया हो जाता है, इंसिजन साइड पे जो हर्निया हो जाता है उसको बोलते हैं इंसिजनल हर्निया। और जो अम्बिलिकल हर्निया है थर्ड नंबर पे जो है वो है आपका, जो नाभि के पास कोई गांठ निकल के बाहर की तरफ आ जाती है
उसको अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। ओपन तरीके से भी किया जाता है और लेप्रोस्कोपिक भी किया जाता है। लेप्रोस्कोपिक किया जाता है तो इसको आई पॉम करके बोलते हैं सर्जरी को। और हाइटस हर्निया की बात की जाए जो 4th नंबर पर है, हाइटस हर्निया होता है आपका जो जो ईसोफेगस और स्टोमक के वहाँ पे जो हाइटस एरिया होता है वो जाके ईसोफेगस से चिपक जाता है, जिससे क्या होता है पेशेंट को वोमिटिंग आती है बार बार, तो कई चीजें रहती हैं, तो वहाँ उस कंडीशन में जो हाइटस एरिया होता है वहाँ पे हो जाता है। तो इसको भी ऑपरेट किया जाता है, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेट किया जाता है, ज़्यादा आसान रहता है लेप्रोस्कोपिक। ओपन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लेकिन लेप्रोस्कोपिक आसान होता है। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन आर सेंसिटिव टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछ रहा है, सेंसरी रिसेप्टर तो दिए इसने लेकिन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट है कि इनमें से कोई एक नहीं होगा। अगर सेंसरी की बात की जाए तो टच भी सेंसरी है, टेम्परेचर भी सेंसरी है, टच करके पता मतलब सेंसरी है ना, ये सेंसर करके ही फील हो जाता है, टच भी, टेम्परेचर भी, पेन भी, लेकिन जो स्मेल है वो नहीं है। एक्सेप्ट में पूछ रहा है तो इसलिए स्मेल इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, व्हाट इज द हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, आसान सा सवाल है और अच्छा भी है। नॉर्मली बार बार रिपीट होता है, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आसान है लेकिन वो बार बार रिपीट किए जाते हैं, जैसे कि एक ये होगा हिस्टेक्टोमी, एक हो जाता है कोलिसाइटेक्टोमी जो कि लेप कोली होता है, पित्त की थैली वाला जो ऑपरेशन होता है, उससे भी ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन फिर भी बताते हैं, रिमूवल ऑफ द सर्विक्स, रिमूवल ऑफ द ओवरीज, रिमूवल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को निकालने वाली सर्जरी जो रहती है वो हिस्टेक्टोमी कहलाई जाती है। यानी कि अगर हिंदी में बात की जाए तो बच्चादानी जो रिमूवल ऑपरेशन होता है उसको हिस्टेक्टोमी सर्जरी बोलते हैं। क्लियर है, राइट आंसर रिमूवल ऑफ द यूट्रस। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, परफोरेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक अकर कॉमनली ड्यू टू। जो परफोरेशन देखी जाती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में वो किस कारण की वजह से देखी जाती है। तो ऑप्शन है वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, या फिर अल्सर्स, या फिर एन इन्फेक्शन। तो अल्सर्स जब हो जाते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में तब परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कॉमनली देखा जाता है अल्सर की वजह से। तो ऑप्शन यही है, सही है इसका, ऑप्शन 3 अल्सर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, इसके नोट्स बना लेना, सवाल तो आपके सामने है, नोट्स जरूर बना लेना क्योंकि लिख लेना। बार बार किसी से कहने में कि भाई पीडीएफ दे दो, जो भी आप अपने फ्रेंड सर्कल में मांगते हो, किसी भी से भी बोलते हो क्वेश्चंस, तो हमारे ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि हम, मुझे लगता है कि 300 to 400 हमारे एमसीक्यू बन चुके हैं। तो आप सबके नोट्स बनाएं ताकि आपको कभी हमेशा एग्जाम में हेल्प मिलती रहे। और नहीं तो सिंपल सी बात है कि पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको, मतलब इनको इस तरीके से पढ़ना, इस तरीके से लिखना ताकि आगे आपके जूनियर्स आए तो आप उनको भी पढ़ा सको। तो यही चलते हैं अगले सवाल पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस। तो ऑप्शन है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी, या फिर इकोइल। इकोइल कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है, तो उसकी वजह से होता है, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर रेबीज की वजह से। तो मेनिंजाइटिस का जो नॉर्मली कॉज देखा जाता है वो देखा जाता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन यही सही है और डीएसएसबी ने भी यही राइट किया हुआ है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, लीवर सिजेरियन सेक्शन, लीवर लोअर लिखा है इन्होंने, ठीक है, इंग्लिश में समझ लेते हैं। इसके जो एलएसीएस जो बोलते हैं सर्जरी, यानी लोअर सिजेरियन सेक्शन जो होता है उसके लिए कौन सा इंसिजन देते हैं, ये पूछ रहा है सवाल। तो अपर अब्डोमिनल इंसिजन देते हैं, या फिर लोअर अब्डोमिनल इंसिजन, या फिर फ्लैंक इंसिजन, या फिर अपर पैरामीडियन इंसिजन। तो लोअर अब्डोमिनल इंसिजन रहता है, अब्डोमिनल से थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं, 4 फिंगर या 5 फिंगर नीचे की तरफ जाते हैं और वहाँ पे इंसिजन देते हैं एलएसीएस सर्जरी में। तो ये वही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सेकंड जो है लोअर अब्डोमिनल इंसिजन इज द राइट आंसर है इसका। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बवासीर यानी कि हेमोरॉइड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है। अब आप ये बोलोगे तो हिंदी में, ये मैंने नहीं किए भाई, डीएसएसबी ने ही इस तरीके से क्वेश्चन लिखे थे, तो इसीलिए मैं आपको एज इट इज दिखा रहा हूँ। और बाकी के इंग्लिश में भी हैं, जो शुरू से इंग्लिश में आ रहे हैं वो इंग्लिश में है, जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है मैं उसी लैंग्वेज में आपके सामने ट्रांसफर कर रहा हूँ। हेमोरॉइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यूरेथ्रल ओरिफिक, या फिर लोअर रेक्टम, या फिर सिग्मोइड कोलोन, या फिर वेजाइनल ओरिफिक। तो देखो हेमोरॉइड कहाँ पे होते हैं, बवासीर कहाँ पे होती है, जहाँ से मोशन का रास्ता होता है वहाँ पे होती है। तो लोअर रेक्टम से नॉर्मली हेमोरॉइड में ब्लीडिंग देखी जाती है, तो लोअर रेक्टम का जो पार्ट है वो इन्वॉल्वमेंट रहता है, प्रभावित सबसे ज्यादा रहता है। क्लियर है, ऑप्शन यही सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है क्रीनोटमी सर्जरी का सिग्नल। जो क्रीनोटमी सर्जरी होती है वो किस वजह से होती है, क्या सिग्नल मिलता है उसका। शिरोवेदना, मस्तिष्क का अवरण शोथ,
या सिर में चोट या फिर मेरुज्य में चोट। मेरुज्य मतलब शायद रीढ़ की हड्डी को मेरुज्य बोलते हैं। सिर में चोट, हाँ जी। अगर माइंड ब्रेन इंजरी हुई है तो उस समय क्रीनोटमी सर्जरी को डन किया जाता है। क्रीनोटमी सर्जरी की डायग्नोस बनती है। अगर हेड इंजरी है, ब्लीडिंग है या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ है हेड के अंदर तो क्रीनोटमी सर्जरी की जाती है। ठीक है। काफी बच्चे कहते हैं सर हिंदी में भी लेकर आइए। अब हिंदी में देख लीजिए कितनी प्यारी हिंदी आप समझ पा रहे होंगे, आशा करता हूँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी में IOL का पूर्ण रूप क्या है? मोतियाबिंद जो सर्जरी होती है उसमें IOL का पूर्ण रूप क्या है? तो बात की जाए तो फर्स्ट है इम्प्लांट ऑप्टिक लेंस या फिर इंट्रा ऑप्टिक लेंस या फिर इंट्रा ऑपरेटिव लेंस या फिर इंट्रा ओकुलर लेंस। तो IOL का जो फुल फॉर्म इन लोगों ने बताया मोतियाबिंद की सर्जरी में, तो वो है आपका इंट्रा ओकुलर लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर शेष सभी हर्निया के सर्जिकल विकल्प हैं? निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को छोड़कर, देखो सारे ऑप्शन हर्निया से रिलेटेड है लेकिन एक को छोड़कर, तो क्या है? वही शरण को हटाना या फिर हर्नियोटमी, ठीक है, हर्नियो का विरोहण, हर्नियोप्लास्टी, ठीक है, हर्निया के रहते हैं, लेकिन जो नहीं है वो ऑप्शन बनी है वही है शरण को हटाना। वही है शरण क्या है मतलब, या तो हर्निया से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आंतरिक ज्वर। अब देखिए मैं आपको शुरुआत में बोला था, कि ये 2020 करके इन्होंने क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो 20 पे खत्म हो गया, फिर यहाँ से अगला सवाल जो स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन नंबर 1 से होता है। इन्होंने कैटेगरीज बनाई थी, मतलब कुछ सर्जिकल क्वेश्चन थे, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड थे, कुछ नॉर्मली डायग्नोसिस से रिलेटेड थे। अभी शायद डायग्नोसिस के शुरू हो गए। जैसे आंतरिक ज्वर मतलब टाइफाइड फीवर को आंतरिक ज्वर बोलते हैं। टाइफाइड फीवर किसके माध्यम से होता है, ये सवाल है। देह, तरल, भोजन और पानी, शारीरिक संपर्क, खांसी, आपको समझ आ गई होगी। भोजन और पानी यानी अगर गंदा पानी पी लिया, इन्फेक्टेड पानी पी लिया, गलत जगह पे खाना खा लिया, जैसे मतलब कई लोग गंदा खाना खा लिए तो उस वजह से टाइफाइड, या फिर नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो रहता है गंदे पानी पीने की वजह से। तो टाइफाइड फीवर का जो नॉर्मल फैलने का कारण रहता है, होने का कारण रहता है, वो रहता है नॉर्मली गंदा पानी, यानी पानी प्रॉपर तरीके से साफ नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो जो ऑप्शन 2 है भोजन और पानी, ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं, और शारीरिक संपर्क आपको पता ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रसूतिकर आपात स्थिति ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी की प्रक्रिया है? इमरजेंसी मतलब गायनी से रिलेटेड है। इमरजेंसी की कौन सी कंडीशन है इन सब ऑप्शंस में? तो क्या यूट्राइन प्रोलैप्स या फिर ट्यूबल लाइगेशन या फिर हिस्टेक्टमी, इन सबको थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। इलेक्टिव सर्जरी है, लेकिन जो इलेक्टिव नहीं है, जो इमरजेंसी है, वो है सिजेरियन सेक्शन। तो LACS, सिजेरियन सेक्शन मतलब LACS जो रहता है वही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी में LACS को डन किया जाता है, चाहे वो रात में हो, दिन में हो, कभी भी हो, वो एक इमरजेंसी सिनेरियो रहता है, तो इसलिए उसको इमरजेंसी कंडीशन में बोला जाता है सिजेरियन सेक्शन को, तो वही राइट है इसका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला इंट्राक्रेनियल हेमरेज का मुख्य कारण है, वही है भैया इंट्राक्रेनियल हेमरेज, जो हमने बताया सिर की चोट। पहले हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ब्रेन इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग है, कोई भी चीज़ है, तो सिर की चोट उसका मुख्य कारण रहता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज का। ठीक है। मेरु तंत्रिका की चोट, मेरुज्य की चोट, ग्रीवा की चोट, आप इनकी इंग्लिश कैलकुलेट कर लेना अगर आपको समझ आए तो, हिंदी खतरनाक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी जठर ब्रड यानी पेप्टिक अल्सर की जटिलताएं हैं? पेप्टिक अल्सर पूछ रहा है, किसी एक को छोड़कर। तो क्या है? परफोरेशन, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर ठंड लगना, चिल्स। देखो पेप्टिक अल्सर की बात हो रही है, ठंड लगने का कोई रोल नहीं है, चिल्स वही सही है इसका, क्योंकि पेप्टिक अल्सर से परफोरेशन होने के चांसेस हैं, गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, हेमरेज भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ठंड लगना, चिल्स, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही सही है इसका, क्योंकि एक को छोड़कर बोला था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। स्पाइना बिफिडा क्या है? रीढ़ की हड्डी की जन्मजात विकृति, या फिर रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका क्षति, या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट, या फिर रीढ़ की हड्डी में संक्रमण। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, इंजरी या तंत्र या नर्व इंजरी, इस तरीके से। तो रीढ़ की हड्डी की जन्मजात विकृति जो पैदाइशी है उसको, वो किस में आती है? वो आती है स्पाइना बिफिडा में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है, मलेरिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव उत्तरदायी है? मलेरिया किसकी वजह से होता है ये पूछ रहा है। तो लेप्टोस्पाइरिया, इंटरोगेस, या फिर सेकंड है माइकोबैक्टीरियम में ट्यूबरकुलोसिस, या फिर सल्मोनेला टाइफाई, या फिर प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। तो इसका आंसर यही चाहिए, ऑप्शन 4 प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। और आपको टाइफाइड के पता है, मायोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस एंड टीबी के रहते हैं, ये अलग अलग हैं, इनके भी पढ़ लेना क्योंकि सवाल अदल बदल के आते रहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, ग्लाइकोमा डिसीज को नुकसान पहुंचाता है, ग्लाइकोमा डिसीज को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन है वेस्टिबुलोकोक्लर नर्व, या फिर ओकुलोमोटर नर्व, या फिर ऑल्फैक्टरी नर्व, या फिर ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व ग्लाइकोमा डिसीज, ग्लाइकोमा स्केल आपने पढ़ा है ना, ग्लाइकोमा स्केल यानी कि ईबीएम। ईबीएम क्या मतलब, आई रिस्पॉन्स, बी से वर्बल रिस्पॉन्स, एम से मोटर रिस्पॉन्स। तो अगर आई रिस्पॉन्स में ऑप्टिक नर्व, तो ये अगर इस तरीके से समझेंगे तो अगर ग्लाइकोमा डिसीज, तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो वो है आपका ऑप्टिक नर्व। तो ये राइट आंसर है, जो कि इनके अकॉर्डिंग भी यही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अग्नाशय में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो जनन कोशिका यानी जर्म सेल, या फिर बीटा कोशिका बीटा सेल, या फिर एपिथेलियल सेल, या फिर हेपेटिक सेल। तो वही है बीटा सेल, जो कि सही है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाइड्रोसिल के लिए प्राथमिक नैदानिक विधि क्या है? हाइड्रोसिल जब हो जाता है तो उसके लिए नॉर्मली सबसे पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से कराते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, फिर सिटी स्कैन कराते हैं। नॉर्मली हाइड्रोसिल के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वही इसका राइट आंसर रहेगा। हाइड्रोसिल मतलब टेस्टिस में पानी भर जाता है, आपने देखा होगा, तो वो एक सर्जिकल प्रोसीजर रहता है हाइड्रोसिल का। तो उसमें उसको डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में आ जाता है तो वो फिर डायग्नोस हो जाता है, फिर सर्जिकल प्रोसीजर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोसिल का क्या मानेंगे हम? अल्ट्रासाउंड। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, स्वर यंत्र सर्जरी यानी लेरिंगल सर्जरी की स्थिति में निर्दिष्ट की जाती है, स्वर यंत्र के दुर्गम ट्यूमर को हटाने के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेरिंगल सर्जरी, लेरिंगल मतलब लेरिंग्स के पास अगर कोई सर्जरी का कोई प्रावधान आप कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे? तो वो रहेगा, अगर कोई आपके लेरिंग्स में कोई ट्यूमर है तो उनको हटाने के लिए लेरिंगल सर्जरी की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाकी के पढ़ सकते हो आप, स्वर यंत्र में संक्रमण, स्वर यंत्र में शोध, ग्रेसनी में संक्रमण, ऐसे भी आप समझ सकते हो, लेकिन जो मेन है वो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हेतु विज्ञान यानी एटियोलॉजी का अर्थ है रोग का कारण, विकार का विकास, रोग की प्रगति, रोग की अचानक शुरुआत। तो अगर एटियोलॉजी की बात करेंगे तो रोग का कारण। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछ रहा है हमसे, अस्थि भंग के टुकड़ों यानी फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स को स्थिर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन कीलन यानी नीलिंग करते हैं क्या, फिर फ्रैक्चर फ्रैगमेंट में, या फिर टेंशन वेंड वायरिंग, या फिर मिनी प्लेट स्क्रू, या फिर बोन ग्राफ्टिंग। ऑर्थोपेडिक सर्जरी से रिलेटेड सवाल है, तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है वही सही है, टेंशन वेंड वायरिंग, वायरिंग करते हैं तो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट के लिए की जाती है। तो ठीक है, ऑप्शन सेकंड द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एनीमिया का अर्थ है, एनीमिया भैया खून की कमी हो गई है, उसका मतलब क्या है? ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी में वृद्धि, ऑप्शन सेकंड है डब्ल्यूबीसी में कमी, या फिर आरबीसी में कमी, या फिर आरबीसी में वृद्धि। आरबीसी मतलब वो रेड ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल की, यानी व्हाइट, ऑप्शन फर्स्ट व्हाइट ब्लड सेल में वृद्धि हो जाती है यानी इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर कमी हो जाती है। लेकिन जो ऑप्शन थर्ड है आरबीसी में कमी, जो रेड ब्लड सेल होते हैं अगर वो कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से एनेमिक डायग्नोस बनता है कि खून की कमी है शरीर के अंदर। तो ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, आरबीसी में कमी। आप ये मत सोचना भैया ऑप्शन तो राइट दिख रहे हैं, सर क्यों बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलते चले जाएं, भाई मजबूरी है आपको बाकी के ऑप्शन भी तो बताने हैं। अगला क्वेश्चन, न्यूमोथोरेक्स का अर्थ क्या है? न्यूमोथोरेक्स आपने देखा है, उसके लिए देखा क्या सुना भी होगा, एक डिसीज हो जाती है, तो उसका क्या है? फुफ्फुस आवरण, गुहा में रक्त, फुफ्फुस आवरण शायद ये फेफड़ों को बोल रहे हैं, लंग्स को बोल रहे हैं, लंग्स में ब्लीडिंग ब्लीडिंग,
फुफ्फुस में पानी, लंग्स में पानी भरना, या फिर लंग्स में एयर आना, या फिर लंग्स गुहा में पानी भरना, जो लंग्स कैविटी है उसमें नॉर्मली ये बोला जाता है न्यूमोथोरेक्स की। अगर न्यूमोथोरेक्स की बात की जाए तो लंग्स में एयर आना वो सही है। इसका ऑप्शन थर्ड जो है गुहा में हवा, फुफ्फुस आवरण गुहा में हवा, ठीक है, लंग्स में समझ लेना, ठीक है। थोड़ी हिंदी ज़्यादा ही खतरनाक है। अगले सवाल पे चलते हैं। थायराइड विकार के अपर्याप्त सेवन के कारण होते हैं। थायराइड जब बीमारी हो जाती है तो उसके अपर्याप्त सेवन का कारण क्या है, मतलब किसकी कमी से हो जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन या फिर सोडियम। भाई थायराइड आयोडीन का बहुत सुना होगा, साल्ट जब नमक ऐड भी आती है ना, आयोडीन की कमी, ये वो सब, ये वाला नमक खरीदें इसमें आयोडीन की भरपूर मात्रा है, इस तरीके से होता है ना। तो थायराइड बीमारी का भी, थायराइड का भी डिसीज का कारण रहता है आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प मतलब हाइपोटेंशन का कारण है? अल्प रक्तदाब बोल रहा है हाइपोटेंशन को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प रक्तदाब यानी हाइपोटेंशन का कारण है? हाइपोटेंशन यानी कि जब बीपी कम हो जाता है उसका कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है वैसोकंस्ट्रिक्शन, या फिर ऑप्शन बी है सेकंड यानी इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, या फिर हाइपरकर्विया, या फिर हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया की वजह से हाइपोटेंशन ज्यादातर देखा जाता है, तो हाइपोवोलेमिया इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वही जो हम ग्लासगो कोमा के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। ग्लासगो कोमा स्केल में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का मूल्यांकन नहीं किया जाता है? ग्लासगो कोमा स्केल में किस चीज को नहीं देखा जाता है? तो वो है ऑप्शन है वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स, आई ओपनिंग, पुपिल फिक्सेशन। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्लासगो कोमा स्केल से कई सवाल पूछे जाते हैं, अदल बदल के पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो इसके राइट आंसर पर तो आपको दिख ही रहा है, पुपिल फिक्सेशन, तो ये राइट आंसर रहेगा। लेकिन ग्लासगो कोमा के बारे में अगर मैं थोड़ी सी 1 मिनट आपका समय लूँ तो बताऊं, तो बताऊं क्या, मतलब मुझे लग रहा है कि बता दूं, आपको जरूरी है तो बताते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल क्या है कि इसको GCS करके बोलते हैं नॉर्मली। अगर GCS लिखा आ गया तो आप ग्लासगो कोमा स्केल भी समझ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। फर्स्ट तो GCS बोल देते हैं। अब इसको कैसे समझते हैं? EBM, जो मैंने पहले बात की थी, ई से आई रिस्पॉन्स, बी से वर्बल रिस्पॉन्स, एम से मोटर रिस्पॉन्स। अब इनकी कुछ नंबरिंग होती है, इंपॉर्टेंट बात, नंबरिंग होती है, नंबर इनके कैलकुलेट किए जाते हैं। तो नंबरिंग होती है इनकी E4 V5 M6, इस तरीके से रहती है। ई से क्या मतलब आई ओपनिंग वाले को अगर जब चेक करेंगे, डॉक्टर चेक करेंगे कि आई मतलब बोलने पे आंखें खोल रहा है, आंखों का मूवमेंट है, इस तरीके से नंबर देते हैं। तो आई के लिए जो नंबर रहते हैं वो 4 रहते हैं, और वर्बल रिस्पॉन्स यानी बी के लिए 5 रहते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स में 5 बोला जाता है और मोटा रिस्पॉन्स में 6 बोला जाता है। मोटा रिस्पॉन्स मतलब नाम लेने पे वो अपने हाथ वाथ उठा रहा है, ऐसी चीजें कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। वर्बल रिस्पॉन्स में मतलब उसने आपने नाम लेकर उसको बोला है और उसने जवाब दिया यस या नो में, अपना नाम बताया, एड्रेस वगैरह बताया, तो वर्बल रिस्पॉन्स जब ओके तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा कम है तो उसी हिसाब से कम कम होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद रखना, E4 V5 M6। और सेकंड है EVM, और GCS क्या है मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। इस तरीके से सवाल आपके टेक्नोलॉजिस्ट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया का एक सामान्य लक्षण है? क्या है हाइपोनेट्रीमिया? टेकिकार्डिया की वजह से, कंफ्यूजन, पोलियूरिया, या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो इसका जो कंफ्यूजन है, सेकंड ऑप्शन हाइपोनेट्रीमिया का कंफ्यूजन एक सामान्य लक्षण रहता है। अगर किसी को हाइपोनेट्रीमिया है तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है, भ्रम में रहता है, तो इस तरीके से वो रहता है। तो सेकंड ऑप्शन जो वो राइट रहेगा आपका। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ENT सर्जरी में DNS का पूर्ण रूप क्या है? जब ENT सर्जरी चल रही होती है तो वहाँ पे DNS को किस तरीके से और समझते हैं? तो डेविएटेड नेजल सेप्टम, या फिर डिवाइड नोज सेप्टम, या फिर डिवाइड नेजल सेप्टम, या फिर डेविएटेड नोज सेप्टम। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है डेविएटेड नेजल सेप्टम, वो इसका राइट आंसर है। अगर यहीं पे ENT नहीं दिया जाता, नॉर्मली DNS का पूर्ण रूप बोलते, तो क्या होता बताइए? DNS डेक्स्टोरेज नॉर्मल स्लाइन, ये बोलते हैं इसको, DNS को बोलते हैं, NS को नॉर्मल स्लाइन, DNS को डेक्स्टोरेज नॉर्मल स्लाइन, तो ऐसा समझते हैं। लेकिन अगर ENT बोला है तो डेविएटेड नेजल सेप्टम, ये याद रख लेना आप, ठीक है। जहाँ पे ENT आ जाए तो आप इस तरीके से समझना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आई थिंक लास्ट सवाल है क्योंकि 2020 का है। हाँ देख लीजिए, अगला सवाल लास्ट ही है। तो लास्ट सवाल है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मामूली प्रोस्टेटिक हाइपर
प्रोस्टेटिक हाइपरप्सिया का एक सामान्य लक्षण है। क्या है? नोक्चूरिया, डाइचूरिया, पायूरिया या फिर हेमेचूरिया। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है नोक्चूरिया वो इसका राइट आंसर रहेगा, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेप्सिया का। समझ गए? तो दोस्तों ये थी हमारी डीएसएसबी के हमने जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड सवाल थे तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। अब कुछ नहीं बचा, इसका अदर टॉपिक्स बचे उनको भी मैं जल्दी से बीच बीच में लेके आता रहूँगा आपके लिए। और एक और एग्जाम पेपर मिला है मुझे जो एक बच्चे ने शेयर किया है, उस पर भी वीडियोज बनाएंगे। तो काफ़ी हमारी एमसीक्यू की सीरीज आने वाली है। बेफिक्र रहें, चिंता ना करें, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और कामयाबी की ओर आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप और अच्छे से आपको लग रहा है कि ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं और मुझे भी लग रहा है कि वीडियो को शेयर किया जा सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट में वही कहूँगा, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको।